राधे राधे दोस्तों। 99% ऑफ द ट्रेडर्स, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं मार्केट में, वो सारे के सारे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही रेयर लोग करते हैं, बट बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, बिग बिग बॉयज, बिग मनी, दे प्ले ऑन फंडामेंटल्स, दे प्ले ऑन इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ऑलराइट, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि हमारे इकोनॉमी में 4 फ़ेजेज़ कौन से होते हैं एंड अलग-अलग करेंसी पेयर्स उसमें कैसे-कैसे काम करती है। एंड इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ जुलाई 2026 में मैं पर्सनली कौन से पेयर्स पे वॉच रखने वाला हूँ एंड दैट पेयर विल बी एक्सट्रीमली वोलेटाइल। राइट नाउ आई एम फोकस्ड ऑन दिस पेयर। सो कमिंग ऑन टू द स्क्रीन, तो पहले तो हम देख लेते हैं जून के मंथ में क्या हुआ था। पिछले मंथ सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई थी विच वाज एनएफई, एडीपी, एनएफई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सीपीआई का डेटा था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और फेड्स के चार्जेस थे, और लास्ट में आया था जीडीपी ऑफ द क्वार्टर मंथ। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम रहा। ऑलराइट, अब इसका क्या मतलब होता है? एनएफपी, एनएफपी मतलब होता है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, एनएफई भी बोलते हैं बहुत लोग इसको। सो ये एक्सपेक्टेशन से इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, विच वाज गुड। Alright, and CPI data overall it was same, but core CPI reduced a bit, वो थोड़ा सा कम हुआ। PPI डेटा में भी थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस आए थे। सबसे इम्पॉर्टेंट आता है फेड्स के फंड रेट, जो कि स्टेबल थे। 3.75 वाज द एक्सपेक्टेशन एंड वो भी 3.75 प्रीवियस था, एंड राइट नाउ एक्चुअल भी यही आया था। एंड लास्टली जीडीपी में थोड़ी सी बढ़ावट दिखी थी यूएसडी की। अब हम यूएसडी की बात इसलिए करते हैं बिकॉज यूएस डॉलर के बेस पे सारी इकोनॉमी चलती है पूरे ऑल ओवर ग्लोब की। इट लीड्स द मार्केट, तो हमें भी उसको रिसर्च करना पड़ता है। जैसे मेजर पेयर्स भी आप देखोगे तो सारे डॉलर के ही पेयर होते हैं। मेजर पेयर का मतलब ही है यूएस डॉलर के पेयर। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि मार्केट अभी कौन से फेज़ में है। तो पहला फेज़ होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होता है, ग्रोथ स्ट्रांग हो रहा होता है, इन्फ्लेशन राइज हो रहा होता है, सेंटिमेंट बहुत ग्रीडी होता है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने फंडामेंटल के क्लासेस में आपको डिटेल में बताया। आई एम जस्ट गिविंग अ रेफरेंस फॉर इट। तो एक्सपेंशन होता है, स्टैगफ्लेशन होता है, रिसेशन होता है, एंड द फोर्थ इज रिकवरी। तो स्टैगफ्लेशन में होता है कि इंटरेस्ट रेट लगभग राइजिंग फ्लैट होता है ना। ग्रोथ बहुत वीक हो रहा होता है कंट्री का, और इन्फ्लेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और सेंटिमेंट ऑलमोस्ट कंफ्यूज होता है कि ऊपर जाए मार्केट के नीचे जाए। उस तरह से रिसेशन एंड रिकवरी भी होती है। अब आप पूछोगे कि हमारा मार्केट अभी किस फेज में है। ऑलराइट, तो अभी हमारा मार्केट है स्टैगफ्लेशन के एंड में, और रिसेशन या स्लो डाउन के पहले, यानी मतलब फुल रिसेशन नहीं आया, हो सकता है रिकवरी भी आ जाए डायरेक्ट, लेकिन अभी लेट स्टैगफ्लेशन के फेज में है। और ये कंटिन्यू होता रहता है, इट गोज इन अ सर्कल। अब ये क्यों है? व्हाई वी आर इन अ लेट स्टैगफ्लेशन एंड अर्ली स्लो डाउन? बिकॉज देखो, ये सारे डेटा थे। यूएस जॉब रिपोर्ट्स वर वीकर देन एक्सपेक्टेड, राइट? बॉन्ड के यील्ड घट रहे थे, यूएस डॉलर वीक हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली द डॉलर इज राइजिंग ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, बट उसका स्ट्रेंथ बहुत कम हो रहा है यूएस डॉलर का। मार्केट ने जो फेड के हाइक रेट है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी कम कर दी है, राइट? मार्केट रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर नियर टर्म फेड हाइक। फेड हाइक मतलब जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी उसकी कम कर दी है। गोल्ड ने भी रैली मारी अभी बीच में। बीटीसी रिकवर्ड ऑन होप्स दैट फेड में नॉट टाइट फर्दर। फेड के इंटरेस्ट रेट और टाइट ना हो जाए, उसके लिए बीटीसी ने थोड़ी रिकवरी दिखाई थी। हम रिकवरी फेज में क्यों नहीं है अभी राइट नाउ? रिकवरी फेज में नहीं है बिकॉज इन्फ्लेशन अभी भी टारगेट के ऊपर है। इन्फ्लेशन अभी आने पे लग नहीं रहा है कि इन्फ्लेशन आएगा, तो हो सकता है कि डायरेक्ट रिकवरी फेज भी आ जाए। इट्स क्वाइट पॉसिबल। या हो सकता है कि इन्फ्लेशन में चला जाए पूरा मार्केट, जैसे कि पिछले 2008 या ऐसे में हुआ था। एनर्जी प्राइसेस के रिस्क है बिकॉज ऑफ द वॉर एंड स्टफ। फेड्स ने अभी कुछ मॉनेटरी पॉलिसी साइन नहीं की है बिकॉज केविन वार्सन है, वो अभी तक अभी नया आया है वो, राइट? तो ही इज स्टिल क्वरिंग द डेटा, डेटा को क्या करना है, कैसे करना है, तो वो अभी डेटा से एक्सपेक्टेशन है, वो डिपेंडेंट है अभी डेटा पे। बेसिकली हम अभी लेट स्टैगफ्लेशन फेज में है मान के चलो। एंड लेट स्टैगफ्लेशन फेज में क्या होता है कि
रेट्स फ्लैट होते हैं या राइज हो रहे होते हैं, ग्रोथ बहुत वीक हो रही होती है, इन्फ्लेशन हाई रहता है एंड सेंटिमेंट इज लाइक कंफ्यूज। अब आप बोलोगे कि हमें किस पैर पे ट्रेड करना है, इस मंथ हम किस पैर पे ट्रेड करें। ऑलराइट, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। तो इकोनॉमी जा रही है लेट स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन एंडिंग की तरफ, और या तो रिसेशन आ सकता है या रिकवरी भी हो सकती है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखते हैं कि आगे के जून में फोरकास्ट क्या है। तो जून में सबसे इम्पॉर्टेंट फोरकास्ट आप देखोगे तो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फोरकास्ट एफओएमसी की मीटिंग। एफओएमसी की मीटिंग बहुत कुछ डिसाइड करती है, बट उससे क्या होता है कि उस वक्त बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है। ऑलराइट, एंड एफओएमसी के मीटिंग के बाद बहुत सारे फेजेस चेंज होने के चांसेस होते हैं कि हम कौन से फेज में थे और उस फेज पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो एफओएमसी पे डिसीजंस, वहाँ पे जो डिस्कशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करते हैं। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कोर सीपीआई डेटा। सीपीआई डेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे अगले फेज को डिसाइड करने में कि मार्केट किस फेज में जा रहा है। सीपीआई पीपीआई बोथ। राइट, एंड द नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग इज फंड रेट। यहाँ पे आ जाता है हमारा इंटरेस्ट रेट, जो कि हम बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट किस लेवल पे होगा, कहाँ होगा। तो फेडरल फंड रेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली जीडीपी, क्वार्टर का एडवांस जीडीपी आएगा, विच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोर पीसी भी इंपॉर्टेंट है, एट द एंड ऑफ द मंथ आने वाला है। तो आप बोलोगे कि यार अभी मैं ट्रेड किस में करूँ, कौन से पेयर्स में ट्रेड करूँ, इतने सारे मेजर करेंसीज है, इतने सारे माइनर करेंसीज है, क्रिप्टो है, गोल्ड है, विच टू ट्रेड। पहला, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज गोल्ड। गोल्ड को ट्रेड करो। गोल्ड को क्यों ट्रेड करना है? बिकॉज अभी गोल्ड इज इन्फ्लेशन हेज। इन्फ्लेशन हेज मतलब कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे गोल्ड का रेट बढ़ता है। राइट, इन्फ्लेशन का ज़्यादा होगा तो गोल्ड का रेट भी बढ़ता है। तो आई वुड सजेस्ट कि गोल्ड को अभी बायस लॉन्ग की तरफ रखो। इसको टेक्निकल के साथ कंबाइन करना, कंफर्मेशन लेना, देन ओनली ट्रेड गोल्ड। बट गोल्ड की भी अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पेयर है गोल्ड। गोल्ड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरा जो लेवल है ट्रेड का, हायर टाइम फ्रेम का, वो ये वाला लेवल है। अब ये अगर हमारे देखो, एक और चीज़ आपको बताता हूँ। इसको दो फेज में डिवाइड कर लो। कौन से फेज है? फेज वन हो गया ट्यूसडे जून 14 के पहले तक का, जब तक सीपीआई डेटा नहीं आ रहा है। सीपीआई डेटा के पहले तक आप इसको लॉन्ग पोजीशन तक देख सकते हो। देखो, सीपीआई डेटा अगर बहुत बहुत ही ज़्यादा बेकार आया ना, तो हो सकता है कि गोल्ड रिवर्स कर जाए, गोल्ड गिर जाए। बिकॉज क्या होता है ना कि अगर सीपीआई डेटा अच्छा आया तो इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, और इकोनॉमी अच्छी हुई तो गोल्ड गिरेगा। राइट, तो बेसिकली उसके साथ अगेन टेक्निकल्स हमें कंबाइन करना है, तो गोल्ड गिरेगा। अगर सीपीआई डेटा बहुत ज़्यादा हार्श नहीं आया, इट्स थोड़ा सॉफ्टर साइड पे गया, तो लुक फॉर द गोल्ड बाइज अगेन, जैसे ऊपर चला जाएगा। मेरा ये गोल्ड का लेवल है, दिस इज द फर्स्ट लेवल, कि जहाँ से प्राइस उठने के भी चांसेस है और इसको ब्रेक किया तो नीचे गिरने के भी चांसेस है। ऑलराइट, अगेन कंबाइनिंग इट विद द टेक्निकल लेवल। So the first important currency pair is the gold. Second, second पे आ जाता है, तो second the most important pair is यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी इसके लिए important है। देखो, यूरो यूएसडी तो हमारे लेवल पे टेस्ट भी कर रहा है। राइट, तो अगेन confirmation का गेम है, it's all about confirmation. When you get a confirmation then only enter for the buys or else not. Same, डॉलर वीक, यूरो स्ट्रेंथन्स। हम लोग का पहले का जो मंथ था उसमें हम लोग टेक्निकली सेलिंग की तरफ थे, विच वाज गुड। हमारा मैक्रो एनालिसिस भी सेलिंग की तरफ था एंड माइक्रो एनालिसिस भी सेलिंग की तरफ था। बट राइट नाउ क्या हो रहा है ना कि इट्स सिटिंग ऑन अ हायर टाइम फ्रेम के बेरी स्ट्रक्चर पे। बट अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है then everything will be over. But right now, according to the fundamentals, according to the technicals, price is testing our demand zone, और यहाँ से डिमांड से हम ऊपर की तरफ इसको पुश कर सकते हैं। राइट, यूरो यूएसडी की मैंने बात कर ली है। एंड अगेन द नेक्स्ट करेंसी इज यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में क्या होता है? यूएसडी जेपीवाई में वी विल लुक फॉर द सेल्स। यूएसडी जेपीवाई में हम लोग सेल की तरफ मूव करने वाले हैं। देखो, ऑलरेडी सेलिंग यहाँ पे काफ़ी स्टार्ट हो चुकी है। बट अगेन यूएसडी जेपीवाई में हम सेल की तरफ इसलिए देखेंगे बिकॉज जेपीवाई इज कंसिडर्ड एज सेफ हेवन करेंसी। सेफ हेवन करेंसी थोड़ा सा उल्टा होता है, लाइक व्हेन यूएस डॉलर डिप्स,
JPY also dips because इसका करेंसी पेयर उल्टा है, USD JPY, because you can do the math. JPY में आप सेल की तरफ मूव करो, सेल द रैली, बिकॉज जहाँ से आपको सेलिंग दिखती है, अच्छा कंफर्मेशन मिलता है, देन सेल इट. बट अगेन कॉन्फिडेंस लेवल की बात करो तो पहला कॉन्फिडेंस लेवल है गोल्ड, सेकंड कॉन्फिडेंस लेवल इज यूरो, एंड द थर्ड इज USD JPY. अब आपको कौन से पेयर्स अवॉइड करना है, राइट? The pairs to avoid is GBP USD. देखो GBP USD you can simply ignore because you GBP में भी आप लॉन्ग की तरफ ही बायस ढूंढना अगर कर रहे हो तो. बट अगेन आई विल टेल कि GBP से अच्छा आप यूरो को ट्रेड करो. इट हैज़ मोर वॉल्यूम एंड इट हैज़ ग्रेटर चांस ऑफ गोइंग अप, ऑलराइट. वो GBP भी जाता है बट द रेशियो एंड वो मार्केट का स्ट्रक्चर वगैरह आपको इतना क्लियर नहीं दिखेगा. तो अवॉइड GBP. द सेकेंड पेयर टू अवॉइड इज डीजे GBP JPY. इग्नोर दिस पेयर राइट नाउ, अभी के लिए इस पेयर को इग्नोर करो. ये हालांकि सबसे बेस्ट माइनर पेयर है, बट दिस इज स्टिल इन कंफ्यूजन. एंड द थर्ड पेयर टू इग्नोर इज बिटकॉइन. बिटकॉइन को इसलिए इग्नोर करना है बिकॉज बिटकॉइन भले अभी थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में चल रहा है, बट अगेन BTC इज नॉट काइंड ऑफ ट्रेडेबल एट द मोमेंट, क्योंकि हर एक टाइम का एक फेज होता है. BTC चलता है लिक्विडिटी से, एंड लिक्विडिटी के हिसाब से हमारा चार्ट बनता है एंड BTC का. तो BTC के लिक्विडिटी को मार्क करने के लिए आपको फिर बहुत सारा झमेला करना पड़ेगा, एंड चांसेस ऑफ गेटिंग यू आउट इज मोर. तो अभी फिलहाल तो बिटकॉइन ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर बिटकॉइन को भी आपको करना है ट्रेड तो आप अक्टूबर से अक्टूबर सितंबर एंड, है ना, सितंबर एंड तक आप BTC को लॉन्ग में मत जाओ. सितंबर तक तो एटलीस्ट मत जाओ. सितंबर के बाद देखते हैं क्या होता है. अब आपको देखना है कि ये कौन से पैर में क्या ट्रेड बन रहा है. और मैं सारे ट्रेड के एनालिसिस ऑलवेज अपने टेलीग्राम चैनल्स पे देते रहता हूँ. VIP चैनल भी है जहाँ पे हम VIP यूजर्स को सबसे पहले अपडेट्स मिलते हैं ऑफ कोर्स. तो these आर द थिंग्स वी हैव टू कंबाइन. मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग चीज़ें होती है. मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के साथ सिंक कर देंगे तो हमारा ट्रेड का कन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. हम टेक्निकल एनालिसिस को ऐसे सोचते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट जाएगा, यस ऑफ कोर्स जाएगा, लेकिन अगर उसको फंडामेंटली करेक्ट कर दिया जाए तो आपका कन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ट्रेडिंग में, एंड दैट्स हाउ यू विन द गेम. इसको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही एंट्री लेना है. ऐसे नहीं कि आंख बंद करके कुछ भी रैंडम बाई रैंडम सेल करते जाओ एंड अगेन फाइनली हो कि आपका लॉस हो जाए. डोंट डू दैट. ऑलवेज फॉलो रिस्क मैनेजमेंट वेरी स्ट्रिक्टली, एंड बिना कंफर्मेशन के ट्रेड मत करो. ऑलराइट. एंड अगर आपको इसी तरह के मंथली अपडेट्स चाहिए, जैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कैसे ट्रेड करते हैं, किस तरह से पैसे डालते हैं, सो मेक श्योर टू फॉलो द चैनल, बिकॉज आज से हम इस पे एक सीरीज ऑफ कंटेंट बना रहे हैं विच विल शोकेस कि हम कौन से डायरेक्शन में ट्रेडिंग में जा रहे हैं, एंड दैट्स हाउ वी विल बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ डायनेमिक ट्रेडर लाइफ. ऑलराइट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए राधे राधे.